सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जो भी व्यूअर आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पर आए हैं वो बच्चे जो कक्षा 10 के हैं इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप अम्ल और धातु के बारे में जो कक्षा 10 का कोर्स है उसको जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। हेलो बच्चों, तो कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हमारा समाप्त हो चुका है और मैं आशा करता हूँ जितने भी बच्चों ने इस चैप्टर को देखा होगा आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया हुआ जो चैप्टर था पहला चैप्टर वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर। कक्षा 10 के विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आपके सामने अभी पीडीएफ खुली हुई है। आपके जो साइंस का दूसरा चैप्टर है उसके जो चैप्टर है दूसरा ये यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ पर हम आज जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, तो आज ये वीडियो हम आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ पाएँ। आज हम ज़्यादा बातें केवल अम्ल और क्षार के बारे में कुछ कॉमन सी बातें आपको बताएंगे ताकि आप लोग इनके बारे में जान पाएँ। तो आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है इस अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और जो क्षार होता है इसका जो स्वाद होता है वो कसैला या कड़वा। पहली पहचान अम्ल और क्षार की यही है स्वाद के अनुसार। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि भोजन का खट्टा या कड़वा होना जो स्वाद भोजन में विद्यमान है क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। तो आप सीधे से समझ जाएंगे अगर खट्टा है, अगर हमारा भोजन खराब हो गया, अगर वो खट्टा हो रहा है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है और अगर कड़वा हो रहा है तो उसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई है। आपने कभी कभी घरों में देखा भी होगा जब आप ज़्यादा तेल युक्त खाना आप खा लेते हैं तो पेट में आपने एक बीमारी है जो एसिडिटी हम कहते हैं, कॉमन सी बीमारी है। एसिडिटी के बारे में आपने सुना होगा। एसिडिटी हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वसायुक्त तो उससे हमारे शरीर में अम्ल पैदा होता है जिससे हमारे पेट में जलन होती है। डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो डॉक्टर इस अम्ल जो हमारे पेट में जो एसिडिटी हुई है उसको दूर करने के लिए हमेशा आपको एक क्षार देता है, क्योंकि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे ये एक दूसरे के जो प्रभाव होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो डॉक्टर उस समय इनको नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन देता है। तो बेकिंग सोडा, नींबू पानी आपने देखा होगा इसका स्वाद होता है खट्टा, तो अम्ल है और अम्लता से पीड़ित है व्यक्ति। तो अगर हम नींबू पानी देंगे तो उसकी जो गैस है, जो एसिडिटी है, जो अम्लता है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम नींबू पानी को उस व्यक्ति को नहीं देंगे। दूसरा सिरका आपने देखा होगा, आप लोगों ने चाउमीन खाई होगी। तो चाउमीन बनाने वाले जो उसमें खट्टा पदार्थ डालते हैं, खट्टा एक लिक्विड डालते हैं, वो सिरका होता है। तो सिरका भी खट्टा होता है, अम्ल है, तो सिरका भी नहीं देंगे। तो आप लोगों के लिए सीधा सा आप लोग समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को डॉक्टर बेकिंग सोडा देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा होता है हमारा क्षार जो इस अम्ल के प्रभाव को, जो अम्लता हो रही है उस अम्लता के प्रभाव को खत्म कर देता है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है कसैला होता है, और इन दोनों के प्रभाव को अगर खत्म करना है तो इन दोनों की अभिक्रिया एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती है। यहाँ पर किताब में लिखा भी है कि आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल की पहचान करने की सबसे सही तरीका है स्वाद। लेकिन कुछ जो अम्ल जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उनको स्वाद, कभी कभी उनका स्वाद लेना भी हानिकारक होता है, उनको छूना, अपनी जीभ से छूना हानिकारक होता है। इसलिए सीधा सा जो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए एक आता है लिटमस पेपर। तो आप लोग कभी लैब में जाएंगे तो वहाँ आप लिटमस पेपर देखेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर दो रंग का आता है, एक आता है नीला और एक आता है लाल। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जब आप लोग अपनी लैब में जाएंगे और आप लोगों को वहां अम्ल और क्षार दिया जाएगा तो आप ये प्रयोग वहां आसानी से कर सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसके विपरीत क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके साथ साथ आपने कभी देखा होगा कि कभी आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग गए हैं तो आप लोग उसको साबुन से धोएंगे। जैसे सब्जी आपने खाई, सब्जी आपके कपड़ों में गिर गई तो उसका जो दाग लग गया उसको जब आप साबुन से धोएंगे तो वो जो दाग होता है वो दाग मिट जाता है। वो दाग कैसे मिटेगा, उसका भी एक कारण है। जो सब्जी हम खाएंगे उसमें अम्ल होता है, और जो हमारा सर्फ हो गया या जो हमारा कपड़े धोने का साबुन हो गया, ये साबुन जो होता है ये जो होता है इसमें क्षार होता है, इसमें होता है क्षार। तो साबुन से जब हम धोएंगे तो क्षार होता है, और अम्लों के कारण जो दाग धब्बे हमारे कपड़ों में लगे होते हैं वो जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाते हैं। यानी कि क्षार साबुन अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी जो अम्ल और क्षार का उपयोग है उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या प्रभाव है और हम किस तरीके से दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार को उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे आपने देख लिया कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, NaOH, KOH, MgOH का होल प्राइस। तो इसमें ये जो तीन हैं ये है क्षार और बाकी ये हैं अम्ल। तो आप कभी भी आपको अपनी लैब में जाने का मौका मिलेगा तो आप लैब में जाके सबसे पहले लिटमस पेपर मांगिए, और लिटमस पेपर मांगकर ये जो अम्ल हैं और ये जो क्षार है इनके नमूने आप प्रयोगशाला में जाके मांगे और लिटमस पेपर के संग इनकी अभिक्रिया करा के देखिए। तो ये जो है जो अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देगा और ये लाल को नीला कर देगा। इसी के साथ क्षार की अगर हम बात करें तो राख का जो पानी होता है, राख आपने देखी होगी घर में, जो लकड़ी से जली हुई राख होती है, राख का पानी, इसमें अगर हम पानी मिला दें तो वो भी क्षार होता है। वो क्या करेगा, लाल को नीला, लाल को कर देगा नीला, और अम्ल नीले को कर देगा लाल। तो अम्ल और क्षार की इतनी परिभाषाएं आप समझ गए होंगे। अगर अम्ल की आपको पास आती है परिभाषा लिखिए तो आप लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार की बात करेंगे तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कसैला होता है या कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं।
ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन अम्ल और क्षार की आप लोग लिख लेंगे। अब क्रियाकलाप में भी यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि आप प्रयोगशाला में जब जाएंगे तो HCl, H2SO4, HNO3 एसिटिक अम्ल, ये 4 के 4 अम्ल हैं इसके लिए, और ये 4 के 4 अम्ल है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH समूह होता है, जिसमें OH समूह होता है वो समूह क्षार का होता है, तो बेस होता है। और ये चीज होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और इसको बोलते हैं बेस। जहां पर आपको OH मिलेगा वो होगा बेस। तो ये बातें आपकी कॉमन सी बातें हैं, ये याद रख लीजिए कि बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, जिसमें OH समूह हमारा पाया जाता है, और जिसमें H आयन पाए जाते हैं वो हमारा एसिड होता है। तो कक्षा 11 और 12 में जब आप जाएंगे तो अम्ल और क्षार की इससे ज़्यादा परिभाषा आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में केवल इतना ही है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कसैला होता है। ये नीले को लाल कर देता है, नीले लिटरेचर पेपर को लाल कर देता है, और ये लाल लिटरेचर पेपर को नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक इंडिकेटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक ये बताते हैं हमें कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अम्ल और क्षार की जिन पदार्थ जिससे पहचान होती है उसको हम सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हमारा यहाँ पर सूचक हो गया। देखिए आप यहाँ पर लिखा भी है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो सूचक हमें बताएगा कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, और जो गंध हम सूंघते हैं उससे हम अगर किसी पदार्थ की जांच करेंगे तो अम्लीयता या क्षारीयता माध्यम में भिन्न हो जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक आपके कोर्स में है नहीं, आप केवल सूचक की डेफिनेशन याद करिए कि वह पदार्थ जो हमें बताता है कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसे हम सूचक कहते हैं। तो बाकी ये जो क्रियाकलाप है इसको हम छोड़ देते हैं, आपके कोर्स में ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज में। तो अम्ल और क्षार के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हेडिंग है वो हेडिंग है कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। उसी तरीके से क्षार जब धातु के संग अभिक्रिया करता है तो वो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन जो क्षार की अभिक्रिया है, जो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये कुछ ही जो अभिक्रिया है उनके साथ ये चीजें होती है। तो आपके कोर्स में केवल इतना ही है, आप अपने कोर्स में केवल इतना ही देखिए कि जब क्षार के संग धातु की अभिक्रिया हो रही है तो वो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है, या अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया हो रही है तो वो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी रिएक्शन कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया। तो यहाँ पर एक ये चीज लिखा कि आप देख लीजिए कि अम्ल प्लस धातु, यानी कि अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त होगी। तो एक अभिक्रिया यहाँ पर यह आ गई 2NaOH, ये हमारा ये तो क्षार है, ये तो क्षार के साथ की अभिक्रिया है। तो पहले हम क्षार के साथ की अभिक्रिया देख लेते हैं, 2NaOH प्लस Zn, क्योंकि Zn एक धातु है, इसने NaOH के साथ अभिक्रिया की तो इसने बनाया Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट इसने बनाया और इसने हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। तो ये जो रिएक्शन थी ये दर्शा रही है जब क्षार के संग धातु की अभिक्रिया होगी।
तो क्षार के संग की रिएक्शन आपको अभी हमने आपको बता दी है। तो अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है, तो हर परिस्थिति में अम्ल जब भी धातु के संग अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो एक अम्ल हम ले लेते हैं, एक अम्ल जैसे हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसने जब Zn, ये आपका क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे, के संग अभिक्रिया की, देखिए यहाँ पर आपका क्रियाकलाप भी है कि परत नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े जब डाल दिए तो यहाँ हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, एक तो आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, दूसरा आपका बचा क्या, Zn बचा और SO4 बचा। तो दूसरा आपका बन रहा है ZnSO4, ठीक है। जो लवण है ये बचा, ये लवण बना रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई अम्ल धातु के संग अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, और क्षार जब अभिक्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ये नहीं होती है। तो आपके कोर्स में केवल इतना ही है, जहां पर क्षार तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा वहां पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इसका और विस्तार देखेंगे। तो आपको केवल अभी आप लोग क्लास 10th में हो, कक्षा 10 में हो, तो आप लोगों को केवल इतना ही सीखना है कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और क्षार जब भी तत्व के संग अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका एक एग्जाम्पल आपकी किताब में ये दिया गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इतना ही आप याद करिए। बाकी जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इसके आगे आप अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आज का ये वीडियो हम छोटा ही बनाएंगे, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कार्बोनेट हमारा कहलाता है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है हमारा HCO। तो ये जो दोनों हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसको हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।